Good morning, friends. Welcome back to my YouTube channel, Comprehensive Study. Today, we are going to discuss our chapter of Middle English Literature, second period. पहले वाली वीडियो में हम मिडल इंग्लिश लिटरेचर का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड फर्स्ट पीरियड को डिस्कस कर चुके हैं. इस वीडियो में हम जो है मिडल इंग्लिश लिटरेचर और इसका सेकंड पीरियड जो लेटर मिडल इंग्लिश पीरियड है उसको पढ़ेंगे. विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. In order to appreciate the work of Chaucer and his contemporaries in its proper perspective, it is necessary to recall to our minds the chief historical persons and events of their time. Chaucer lived through the reigns of two kings, Edward III and Richard II, and saw the beginning of a third, that of Henry IV. जो जो हमारे जोफ्री चौसर हैं उन्होंने जो है किंग एडवर्ड थर्ड के और रिचर्ड सेकंड इन दोनों के रेन में जो है वो अपना करियर बनाया था. लेकिन चौसर ने अपने लेटर पीरियड में जब उनकी डेथ होने वाली थी तो उसी टाइम पे जो है उन्होंने बिगनिंग भी देखी थी किंग हेनरी फोर्थ की. तो चौसर जो है वो 3 किंग्स के पीरियड में से बिलोंग करते हैं. सबसे पहले हैं एडवर्ड थर्ड, देन रिचर्ड सेकंड, देन हेनरी फोर्थ. तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि चौसर ने किन किन के किंग्स के टाइम पे चौसर सरवाइव कर रहे थे. तो तीनों के नाम याद रखना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. और ये शायद नेट में भी PYQ बना है इसके ऊपर कि चौसर जो है वो किन किंग्स के अंडर जो है वो काम करते थे. His age presents a glaring contrast between its earlier and later years. At the time of birth, the 100 Years' War had already begun, and as a boy, he must have heard the victories of Edward III and the Black Prince. जो चौसर है उन्होंने अपने टाइम पे बहुत सारी इवेंट्स को देखा था, जैसे कि एक 100 ईयर्स वॉर है जो कि 1337 से 1453 तक हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में. दैन ब्लैक डेथ है उसको भी देखा चौसर ने. और उसके टाइम का मेजर इवेंट है पीजेंट्स रिवॉल्ट. तो ये सारी इवेंट्स जो है वो चौसर को डायरेक्टली और हम यूँ कह सकें कि इनडायरेक्टली भी चौसर को इन चीज़ों ने ही इन्फ्लुएंस किया था. A language of the law courts of parliament, English became the language of the law courts and of parliament. The victories of Crecy and Poitiers roused a new spirit of national unity and pride, but produced little literature except a few patriotic songs. All the great work of this period were produced during the later and troubled years which followed upon the death of Edward III. The reign of Richard II was one of the worst दैट इंग्लैंड हैव एवर नोन. तो चौसर के टाइम पे ही ये किंग्स जो है वो थे एडवर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकंड एंड हेनरी फोर्थ. तो उसके बाद उस टाइम पे चौसर के इवेंट टाइम पे जो है वो इवन चौसर ने भी इसके बारे में लिखा है कैंटरबरी टेल्स में कि जो चर्च में करप्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था. तो चौसर ने जो है जो जॉन वाइक्लिफ थे चौसर के टाइम पे ही उन्होंने जो है वो अपने पैम्फलेट से और मतलब लोगों को प्रीच किया कि जो चर्च में जो करप्शन फैला था उसके ख़िलाफ़ उन्होंने जो एक मूवमेंट चलाई थी और उसके फॉलोवर्स को हम बोलते हैं केम टू द नोन एज लोलर्ड्स मूवमेंट. तो ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि जॉन वाइक्लिफ ने कौन सा मूवमेंट स्टार्ट किया था. तो वो कौन सा था? लोलर्ड्स मूवमेंट. द मूवमेंट caused many uprising but they were all mercilessly suppressed. Lollard went underground. The Reformation in England was delayed by 150 years. John Wycliffe, the morning star of the Reformation. तो रेफॉर्मेशन का मॉर्निंग स्टार हम जो है वो जॉन वाइक्लिफ को कहते हैं क्योंकि उन्होंने चर्च में करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाई थी. और चौसर को हम मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा के नाम से जानते हैं और जॉन वाइक्लिफ को मॉर्निंग स्टार ऑफ रेफॉर्मेशन. However, done his work not only by his crusade against the corruption of the church but by translating the gospel into English, the first translation to appear in any modern language. तो ये जो है वो चौसर के मिडिल इंग्लिश लिटरेचर का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था.
अब हम मिडल इंग्लिश लिटरेचर के मेजर राइटर्स को डिस्कस करेंगे। इस टाइम के 3 पोइट्स हैं इस पीरियड के जो कि फेमस हैं, चौसर, लैंगलैंड एंड जॉन गोवर। तो ये तीनों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। नेट में भी इन तीनों राइटर्स में से 1 और 2 क्वेश्चन जो है वो 1 क्वेश्चन तो ज़रूर हमें इन राइटर से मिलता है, चौसर के, चाहे वो चौसर से रिलेटेड हो, चाहे वो विलियम लैंगलैंड से हो, चाहे वो जॉन गोवर से। तीनों राइटर हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो हम विलियम लैंगलैंड के बारे में पढ़ते हैं। विलियम लैंगलैंड द ट्रेडिशनल ऑथर ऑफ पायर्स प्लोमैन। जो विलियम लैंगलैंड है इनका फेमस वर्क यही है, पायर्स प्लोमैन। ये जो है वो उनका ग्रेटेस्ट वर्क है इस इरा का, एंड इज़ द लास्ट ग्रेट पोइट टू राइट इन द एंग्लो सेक्शन एलिट्रेटिव वर्ड्स। हमने पढ़ा था ना कि एंग्लो सेक्शन लिटरेचर में जो है वो एलिट्रेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था। तो ये लास्ट वर्क था जो कि एंग्लो सेक्शन ट्रेडिशंस पे लिखा गया था, जिसमें एलिट्रेशन का यूज़ किया गया था। दिस रिवाइवल ऑफ एन obsolete technique late in the 14th century is an unsolved mystery. The author himself also remains a mystery, for little डेफिनेट इज़ नोन अबाउट हिम। कि हमें विलियम लैंगलैंड के बारे में बहुत कम जानकारी पता है, तो हम उनके बारे में, उनकी लाइफ के बारे में हमें इतना कुछ नहीं पता है। फ्रॉम एविडेंस बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल, द पर्सनैलिटी ऑफ द ऑथर बिल्ट बाय स्कॉलर इज एज फॉलो। ही वॉज बोर्न अबाउट 1332 इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंग्लैंड नियर द मेलबर्न हिल। मेलबर्न हिल्स ही हमारे पायर्स प्लोमैन की सेटिंग है, और विलियम लैंगलैंड का बर्थ भी यहीं पे हुआ था 1332 में। Educated in a monastery school and having failed as a churchman in minor orders, he shifted to London. Here he made his living as a beggar, singing slums for the souls of the dead. Here he wrote his poem. The Vision of William Concerning Piers the Plowman is a huge poem of alliterative verse. जो हमारी पायर्स प्लोमैन जो पोएम है इसमें बहुत ज़्यादा एलिट्रेटिव वर्ड्स का यूज़ किया गया है, डिवाइडेड इनटू ए लार्ज नंबर ऑफ पेसोस और कैंटोज, और ये कैंटोज में डिवाइड की गई है। प्रोफेसर स्कीट डिस्टिंग्विश 3 मेन वर्जन्स। कुछ हमारे स्कॉलर्स ने जो है इसके कई सारे वर्जन्स में इसको डिवाइड किया है, जो कि 3 वर्जन्स इसके बनाए गए हैं, टेक्स्ट ए, बी एंड सी। टेक्स्ट बी एंड सी appear to represent later alliteration or revisions at different times. The first version is believed to have been written about 1362, the second about 1377 and the third about 1398. पहला वर्जन जो है वो 1362 में लिखा गया था, सेकंड 1377 में लिखा गया था, और थर्ड जो है 1398 में लिखा गया था। ये कोई फिक्स नहीं है कि इन्हीं ईयर्स में इसको लिखा गया था, इनको बिलीव किया जाता है, रफली बनाया गया है। The prologue describe how on a May morning the poet fell asleep by the side of a brook on the Melbourne hills and saw in a vision or dream a fair field full of folk. इसमें क्या है, एक पोइट जो है वो how on a May morning, मई का महीना चल रहा था, और पोइट जो है वो एक मेलबर्न हिल्स में जो है वो सो गया था, एंड सा इन ए ड्रीम, और ये अपना ड्रीम में बताता है। ये सारी जो है वो ड्रीम एलिगरी हैं कि जो हमारा पोइट है वो मतलब उसके ड्रीम में ये सब कुछ हो रहा है, तो ये ड्रीम एलिगरी है। कैसे वो अपने ड्रीम में ए फेयर फील्ड फुल ऑफ फॉग को देखता है। इट इज़ बसलिंग सीन क्राउडेड विद पीपल ऑफ ऑल शोर्ट, ऑनेस्ट एज वेल एज डिसऑनेस्ट, प्लगमैन, मर्चेंट एंड मिंस्ट्रल, पिलग्रिम, हर्मिट्स, फ्रायर्स, पामर्स, पार्टनर्स एंड चर्चमैन। तो उसके ड्रीम में जो है वो हर एक प्रकार के पीपल इंक्लूड हैं, चाहे वो प्लगमैन है, चाहे मर्चेंट है, चाहे मिंस्ट्रल है, चाहे हर्मिट है, चाहे फ्रायर है, चाहे पार्टनर है या चर्चमैन है। द कैंटोज देन डेवलप द एलिगरी। ये जो है कैंटोज, फिर ये कैंटोज मिलके इसको एक एलिगोरिकल वर्क बनाते हैं। एलिगोरिकल वर्क क्या होता है, एलिगरी में ये होता है कि हम जो है वो मतलब कि हम अगर किसी को कोई बात बोल रही हैं तो वो डायरेक्टली उसको ना बोल के हम उसको एक अलग वे में बोलें। मतलब कि एलिगरी यूँ होती है कि एक बात को कहने के कई तरीके होते हैं, तो उसी तरीके से है ये एलिगरी। ए लवली लेडी द होली चर्च appears and tells the dream to seek the truth. On his asking what is truth, she tells him that it is love.
कि इसमें क्या है कि एक लवली लेडी द होली चर्च, जो कि इसका नाम क्या है, होली चर्च, अपीयर्स होती है एंड टेल्स द ड्रीमर, और ड्रीमर को बोलती है टू सीक द ट्रूथ, कि ट्रूथ को खोजो। ऑन ही इज आस्किंग व्हाट इज ट्रूथ, वो ये पूछता है कि ट्रूथ क्या है, तो सी टेल्स हिम, वो उसको बताती है इट इज़ लव, ट्रूथ क्या है, लव है। टू अदर करेक्टर्स आर देन इंट्रोड्यूस, देन उसके बाद जो है वो दो करेक्टर्स और इंट्रोड्यूस किए हैं, फाल्सहुड एंड लेडी मीड। फाल्सहुड जो है वो ये भी एक तरीके से हम कह सकते हैं एलिगोरिकल है, मतलब कि जो चीज़ ये फाल्सहुड सिर्फ अकेला फाल्सहुड को ही रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, बल्कि मतलब जो बुराई है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड लेडी मीड भी जो है वो बैड सेंस में यूज़ किया गया है, रिवार्ड इन बैड सेंस, इसको बोलते हैं मीड। ए मैरिज बिटवीन द टू इज़ प्रपोज्ड बट इज अपोज्ड बाय थियोलॉजी, कि लेडी मीड और फाल्सहुड के बीच में एक मैरिज प्रपोज्ड की गई है, लेकिन उसका अपोज्ड किया है किसने, थियोलॉजी ने। दे देन प्रोसीड टू लंदन टू ऑब्टेन द किंग्स वर्डिक्ट, तो फिर वे दोनों जो है वो किंग का वर्डिक्ट लेने के लिए लंदन जाते हैं। ऑन द किंग्स थ्रेटनिंग द दैम विद पनिशमेंट, फाल्सहुड एंड कंपनी रन अवे, तो किंग जो है उनको धमकी देता है और फाल्सहुड और उसकी कंपनी जो है वो भाग जाते हैं। लेडी मीड कन्फेसेस हर सन, और लेडी मीड जो है वो अपने सिन को, अपने पाप को कन्फेस करती है टू ए फ्रायर के सामने, एंड इज प्रोमिस्ड सेल्वेशन इफ सी प्रेजेंट न्यू विंडोज़ टू द फ्रायर्स कन्वेंट, और उसको जो है सेल्वेशन मिल जाएगा अगर वो क्या करेगी, इफ़ सी प्रेजेंट न्यू विंडोज़, अगर वो नई नई विंडोज़ ओपन करेगी टू द फ्रायर्स कन्वेंट, द चीप मेथड ऑफ विनिंग सेल्वेशन इज़ देन डिनाउंस्ड बाय द ऑथर, तो अगर वो मतलब फ्रायर की बात मानेगी तो उसको सेल्वेशन मिल जाएगा, लेकिन जो हमारे ऑथर हैं उसने इसको डिनाउंस किया है, उसका विरोध किया है, मतलब उसके खिलाफ है वो। बट conscience object and denounces the lead, but the king then proposes to marry Mead to his knight conscience, but conscience object and denounces the lady, लेकिन किंग जो है वो कहता है लेडी मीड की जो मैरिज है वो अपने नाइट से जो कि कॉन्शियंस है उनसे करवाना चाहता है, लेकिन वो मना कर देता है। सो रीज़न इज कोल्ड, इसलिए रीज़न को बुलाया। एंड आफ्टर ए लॉन्ग आर्ग्यूमेंट इन विच विट विजडम एंड रोंग टेक पार्ट, तो फिर एक लॉन्ग आर्ग्यूमेंट चला जिसमें विट, विजडम और रोंग सब हिस्सा लेते हैं। ही डिसाइड्स दैट नो मर्सी शुड बी सोन टू रोंग, तो वो बोलते हैं कि रोंग के खिलाफ जो है वो हम कोई भी दया नहीं दिखाएंगे। एंड दैट एवरी गुड डीड शुड बी रिवार्डेड, और जो भी गुड डीड्स हैं, जो अच्छे कर्म हैं, उनको रिवार्ड मिलेगा। द किंग इज़ सो प्लीज्ड विद रीज़न दैट ही डिसाइड टू कीप हिम ऑलवेज एज हिज काउंसिलर, तो किंग जो है वो रीज़न के इस फैसले से बहुत खुश हुए और उन्होंने डिसाइड किया कि वो रीज़न को हमेशा अपने पास रखेंगे। एट दिस पॉइंट द सीन चेंजेस टू द फील्ड ऑफ फॉक एंड रीज़न आस्क दैम टू सीक सेंट ट्रूथ एंड नॉट सेंट जेम्स और अदर सेंट्स एट होम, तो इस पॉइंट पे सीन जो है वो हमारा चेंज हो जाता है और रीज़न हमें ये बोलता है कि हम ट्रुथ को खोजें। देन फॉलोज द रिपेंटेंस ऑफ द क्राउड एंड द कन्फेशन ऑफ 7 डेडली सिंस। In medieval literature, the sins are pride, luxury, envy, wrath, avarice, and gluttony and sloth. ये हमारे 7 डेडली सिंस हैं। लिटरेचर में ये बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाएंगे हर जगह इनका, जहाँ भी हमारा रिलीजियस वर्क होगा तो 7 डेडली सिंस हम इनके सातों के नाम याद रखने इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि इन्हीं के ऊपर जो है वो आगे जो नेगेटिव करेक्टर हैं वो इन्हीं के ऊपर बेस करते हैं। तो वो कौन कौन से हैं सिंस, 7 डेडली सिंस, प्राइड है, लग्जरी है, एनवी है, रैथ है, एवरिस है, ग्लटनी है एंड स्लोथ है। The confession of the glutton is the most brilliant and dramatic. On his way to the church, he is tempted by a braver woman to drink, and he gets so drunk as to wake up 2 days later. The repentant crowd decide to start on their pilgrimage in search of truth, but no one knows the way.
तो अब जो है ये सारी भीड़ जो है वो किसको खोज रही है, ट्रुथ को, लेकिन किसी को रास्ता नहीं पता कि कैसे ढूंढे ट्रुथ को। एट दिस पॉइंट अपीयर पायर्स प्लोमैन। तो अब हमारे हीरो की एंट्री होती है पायर्स प्लोमैन की, आफ्टर whom the poem is named. He promises to lead the company after he has plugged his half acre of land. तो उन सबको वो प्रॉमिस करता है कि वो ट्रुथ को जरूर ढूंढेगा, लेकिन पहले वो अपनी ज़मीन को क्या करेगा, प्लग करेगा। He ask our maid ही आस्क एवरीबडी टू वर्क हार्ड एट हिज जॉब। तो वो पूछता है सबसे कि अपना अपना काम जो है वो मेहनत के साथ करना चाहिए। And those who refuse or shrink journey pyre receives from are made to work by hunger. As they are about to start on the journey, pyre receives from truth the pope's pardon, covering not only pyre and his heirs but also who help pyre's plugging and showing. A priest who reads the paper finds no pardon but only the simple statement that those who do good will get salvation and those who do evil will be damned. तो फिर उसके बाद पायर्स ने अपना काम करने के बाद दे आर अबाउट टू स्टार्ट ऑन द जर्नी, वो अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाले थे। देन तभी पायर्स रिसीव्स फ्रॉम ट्रूथ द पोप्स पार्डन। तो तभी पायर्स को जो है वो पोप की तरफ से एक पार्डन मिला, कवरिंग नॉट ओनली पायर्स एंड हिज आयर्स बट ऑल हु हेल्प पायर्स प्लगिंग एंड शोइंग। तो वो सिर्फ पायर्स के लिए नहीं आया था बल्कि उनके लिए जिन्होंने उसकी मदद की थी कि एक प्रीस्ट जो है उसको पढ़ता है पेपर को एंड फाइंड्स नो पार्डन। उसमें कुछ पार्डन नहीं था बल्कि एक सिंपल स्टेटमेंट थी कि दोज हु डू गुड, जो लोग अच्छा करते हैं उनको ये साथ अच्छा होगा, एंड दोज हु डू एविल, और जो बुरा करते हैं उनके साथ बुरा होगा। तो पोएम जो है वो पहले वर्जन हमारा यहीं पे ख़त्म हो जाता है और इसका मैसेज यही है, दोज हु डू गुड गेट गुड एंड दोज हु डू एविल विल बी डैम्ड। तो फर्स्ट सेक्शन का जो है हमारा मैसेज यही है, दिस इज़ एलिगोरिकल वर्क। The rest of the poem comprising the second and the third version is the sequel to the first and contains the triple. तो second poem जो है, जो हमारी बची हुई पोएम है पार्ट बी एंड सी है, उसमें जो है वो हमारा ट्रिपल विज़न दिखा रखा है, डू वेल, डू बैड एंड डू बेस्ट। डू वेल, डू बेटर एंड डू बेस्ट, ये तीनों इम्पोर्टेंट है कि इसकी थीम क्या है, तो यही है डू वेल, डू बेटर, डू बेस्ट। इट इज़ हाउएवर टू कॉम्प्लिकेटेड एंड क्योटिक टू बी रिड्यूस टू ए कोहेरेंट summary of the author does not succeed in his second or third attempt to round off his religious or moral lesson. The general impression is that the author was in search of good life, of salvation of God. At the end, mercy is shown as triumphant over strict justice. तो ये इतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमें इतनी डिटेल इसके बारे में जान लेनी इतनी काफ़ी है हमारे लिए। फिर इसके क्रिटिसिज्म दे रखा है कि कुछ क्रिटिक्स जो है वो पायर्स प्लोमैन की तारीफ़ करते हैं, लेकिन कुछ क्रिटिक्स इसको क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, इसकी कमियां भी बताते हैं। सो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम पढ़ेंगे जॉन गोवर को। गोवर जो है वो हमारे मिडिल इंग्लिश लिटरेचर के इम्पोर्टेंट पोइट हैं और ये भी एक कोर्ट पोइट थे, लाइक चौसर की तरह ही थे, एंड हु वॉज बोथ हिज फ्रेंड भी थे और राइवल भी थे। चौसर ने इनको जो है अपना ट्रोलिस एंड क्रिसिड वो गोवर को डेडिकेट किया है और इनको डेडिकेट करते हुए बोला है ओ मोरल गोवर। सो ये इम्पोर्टेंट है, कई बार ये पूछ लिया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कि चौसर ने अपना कौन सा वर्क जॉन गोवर को डेडिकेट किया है, तो वो कौन सा है, ट्रोलिस एंड क्रिसिडा। ठीक है। A little that was stuck to him ever since. He was a typical poet of the time who wrote in 3 languages. जॉन गोवर के बारे में यूनिक बात ये है, यूनिक चीज़ ये है उनकी कि उन्होंने 3 लैंग्वेज में लिखा है, फ्रेंच में, लैटिन में एंड इंग्लिश में। उनका फ्रेंच वर्क है कंसिस्ट ऑफ सम 50 बैलेड्स लिखे हैं और लव सॉन्ग्स एंड 1 ह्यूज पोएम स्पेकुलम मेडिटेंटिस। तो ये इंपॉर्टेंट है कि स्पेकुलम मेडिटेंटिस जो है वो जॉन गोवर ने फ्रेंच में लिखा था, जो कि एक लॉन्ग सरमन है, वर्ड्स में लिखा गया है। और इमॉर्टेलिटी ऑफ द एज किसके बारे में है, ये इमॉर्टेलिटी ऑफ द एज की इमॉर्टेलिटी के बारे में। इज लैटिन वर्क, उसका लैटिन वर्क है वोक्स क्लेमेंटिस
इज़ कंसर्न विद, जो कि किससे जुड़ा हुआ है, वॉट टेलर के रिबेलियन जो 1381 में हुआ था उससे ये कनेक्टेड है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि वॉक्स क्लेमेंटिस जो है वो किस चीज़ से डील करता है, तो ये किससे करता है, वाट टेलर्स रिबेलियन से, जो कि 1381 में हुआ था। एज ही वॉज ए लैंडलॉर्ड ऑफ कैंट, द कंट्री इन विच द रिबेलियन हैड ब्रोकन आउट, ही वॉज फ्राइटेंड। तो इन्होंने जो है खुद एक्सपीरियंस किया था इसको, वॉट टेलर के रिबेलियन को, तो इसीलिए इन्होंने जो है वॉक्स क्लेमेंटिस में इसी को डील किया है। हैविंग ए वेस्टेड इंटरेस्ट ही वॉइस्ड in this poem his own fears of the nightmarish uprising, though not in sympathy with the popular cause. He vehemently denounces the social evils which had led to popular dissatisfaction. The poem ends with an appeal to high and mighty to mend their ways एंड टू लिसन टू द वॉइस ऑफ द पीपल विच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड। तो इसमें जो है इन्होंने इसका मतलब कि जो जॉन गोवर उन्होंने डायरेक्टली इस रिबेलियन को फेस किया था, तो इसलिए उन्होंने जो भी उनका पर्सनल एक्सपीरियंस था, यूँ कह सकते हैं कि हम उनके जो पर्सनल थॉट्स थे वो बताए हैं इसमें। और इन्होंने जो है एंड्स विद एन अपील, ये पोएम एंड की है एक अपील के साथ कि लिसन टू द वॉइस ऑफ द पीपल, कि लोगों की आवाज़ को सुनना चाहिए, विच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, क्योंकि वही आवाज़ किसकी होती है, भगवान की होती है। देन इनका इंग्लिश वर्क है कन्फेसियो एमेंटिस, जो कि एक इनॉर्मस पोएम है और इसमें 14,000 ऑक्टोसिलेबिकल लाइन्स हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि वो कन्फेसियो एमेंटिस जो है ये इसको इंग्लिश में लिखा गया था एंड इसमें जो है ऑक्टोसिलेबिक में लिखा गया है। ही सेज ही रोट दिस एट द इंस्टेंस ऑफ किंग रिचर्ड हु हैड कंप्लेंट दैट नोबडी रोट इन द इंग्लिश टंग। तो इन्होंने जो है वो किसके कहने पे लिखी थी, किंग रिचर्ड के, जिन्होंने कंप्लेन किया था कि इंग्लिश में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है जो पढ़ा जा सके। द सब्जेक्ट इज़ लव, नॉट बिकॉज इट इज़ द पोइट्स टेस्ट, he would much rather write a moral book but because of the people referring to wisdom। तो इन्होंने लव के बारे में लिखा है इसका। The poet approaches Venus, the goddess of love, who asks him to make his confession to her priest। जो पोइट है वो मतलब वीनस से पूछते हैं, जो कि गोडेस ऑफ लव है, टू मेक हिज कन्फेशन टू हर प्रिस्ट जीनियस, ए पर्सन इज बोरोड फ्रॉम रोमन डिला रोज। रोमन डिला रोज भी हमारा एक फ्रेंच वर्क है, उसी से बोरो किया है इसका प्लॉट जॉन गोवर ने। तो उनसे पूछते हैं ये वीनस से कन्फेशन टू हर प्रिस्ट, कि वो अपने टू मेक हिम कन्फेशन टू हर प्रिस्ट जीनियस, ए पर्सन इज बोर्न बिफोर हियरिंग द कन्फेशन, के कन्फेशन करने को बोलते हैं। जीनियस बोलता है टेल्स हिम स्टोरीज टू इलुस्ट्रेट द 7 डिडली सन एंड देयर सब डिविजन सो दैट द पोइट मे नो इफ ही इज गिल्टी एंड कन्फेस अकॉर्डिंगली। सो ये जो उसका कन्फेशन सुनने से पहले जीनियस जो है वो उसको बता देते हैं कि जो 7 डेडली सिंस है या उनकी सब डिविजन्स हैं वो बता देते हैं पोइट को, ताकि जो अगर वो गिल्टी फेस करेंगे या कन्फेस करेंगे उसके अकॉर्डिंग करेंगे। आफ्टर द कन्फेशन द पोइट इज़ मॉक्ड एंड डिसमिस्ड बाय वीनस। तो कन्फेशन कर लेता है पोइट, लेकिन फिर उसका मजाक उड़ाया जाता है एज बीइंग टू ओल्ड फॉर लव एंड सो ही एडवाइज टू स्टिक टू मोरलिटी विच ही हैड्स परस्यूड सो लॉन्ग। तो उसको ये बोला जाता है कि आप टू ओल्ड फॉर लव के लिए, इसलिए आपको एडवाइस दी जाती है कि आप लव को छोड़ो और मोरलिटी प्रिंसिपल्स को ही फॉलो करो। The stories drawn from classical and medieval sources are curious and interesting and some of them were borrowed by Chaucer। तो ये स्टोरी जो है वो क्लासिकल और मेडिवल सोर्सेज की जो फ्रेंच सोर्सेज हैं उनसे भी ली गई है और जो दूसरे मेडिवल क्लासिकल सोर्सेज हैं उनसे ली गई हैं, क्योंकि चौसर ने भी बहुत कुछ जो है फ्रेंच लिटरेचर से बोरो किया है। बट देयर कनेक्शन विद मोरल स्टोन फ्रॉम देयर इज ऑब्जर्व्ड। गोवर शोज पावर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ नरेशन बट इट इज़ टू लॉन्ग वाइंडेड एंड होपलेसली डल। तो गोवर की भी पोइट्री कोई खास ऐसे इंटरेस्टिंग नहीं है, डल ही बताया जा रहा है उसको। सो इसके बारे में इतना ही। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम हमारे मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा यानी जोफे चौसर को पढ़ेंगे। चौसर के ऊपर जो है वो हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि चौसर की कैंटरबरी टेल्स के अंदर भी जो हमारे करैक्टर्स हैं वो भी टेल्स ही सुना रहे हैं, तो कहानी के अंदर कहानी है। तो
उसमें बहुत ज़्यादा करैक्टर भी हैं और इसका चौसर के इम्पोर्टेंट सारे वर्क मतलब कि जो कैंटरबरी टेल्स है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। नेट में हर बार एक पीवाई एक क्वेश्चन तो वहाँ से आता ही है। सो इसको हम रिस्क में नहीं ले सकते, इसलिए हम चौसर को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम चौसर को तैयार करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और दिस लेक्चर। अगर आपको वीडियोस में कुछ कमी नज़र आ रही है देन प्लीज़ मुझे सुझाव दीजिए कि व्हाट कैन आई डू टू डू बेटर। एंड if you like the video then please do subscribe and like and share. Thank you.